तो अब अपने जो दूसरे वीडियो की बात कर रहे थे इसमें अपने पढ़ते हैं धारा 12 के बारे में, और 12 के बाद में मुख्य धारा है 16 बस। फिर राहत के आदेशों की बात करेंगे। धारा 12 और 16, तो यहाँ बात कर रहे हैं धारा 12 की। इसको याद कैसे करना है ध्यान रखना। एक पीड़ित महिला दो पैरों से यानी मजिस्ट्रेट के पास केस पहुंचने पर केस पहुंचने पर 3 दिन में सुनवाई 3 दिन में सुनवाई की बैठक तय करना, और 60 दिनों में केस का निपटारा करना। 60 दिनों में केस का निपटारा करना। ये कौन सी धारा में? 12 के अंदर है। तो आपको मुख्य धारा है 12, आपको ध्यान रखनी है। धारा 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धारा 13 तामील करवाना। कसर तामील करवाने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पीड़ित महिला है, संरक्षण अधिकारी को पता चला, अब वो पीड़ित महिला अगर यहाँ नहीं पहुँच रही है मजिस्ट्रेट के पास में, तो वो संरक्षण अधिकारी के पास जाएगी। अब संरक्षण अधिकारी को मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया भी आप जाकर पता करके आओ क्या ये बातें सत्य है या नहीं है, तो वो व्यक्ति वहाँ जाकर जो जानकारी जुटा कर लाता है उसी को तामील करना कहते हैं। जैसे पुलिस में तामील करना होता है, कोई मुजरिम है तो उसके घर पर जाकर जाँच करके आते हैं, फिर वो माता पिता से पूछ कर लाता है भाई यहाँ पर ये व्यक्ति था या नहीं था, तो वो क्या हो गया? तामील करवाना। ठीक है। धारा 14 सेवा प्रदाता से परामर्श। सेवा प्रदाता से परामर्श, तो धारा कौन सी होगी? 14 होगी। फिर बात करते हैं धारा 16 की, जो मुख्य धारा है। धारा 16 पक्षकार चाहे तो पक्षकार चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में भी हो सकती है। तो वो कौन सी धारा है जिसमें सुनवाई बंद कमरे में भी हो सकती है? तो आप बता सकते हो धारा 16 है। क्यों? किसी महिला की लज्जा वगैरह भंग ना हो, इस कारण इस धारा को बताया गया है। इसमें एक नियुक्ता की भी, जो नियुक्ता का मतलब ये होता है कोई वकील या कोई खास पक्षकार जो है ये किसी अपने को वहाँ पर नियुक्त कर सकता है, वो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर अपने पढ़ते हैं धारा 24 के बारे में। धारा 24 12 दूनी कितना हुआ? 24। धारा 24 में क्या कहा गया? धारा 24 के अंदर कहा गया है कि धारा 24 में कहा गया है न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों की फोटोकॉपी निःशुल्क, न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों की फोटोकॉपी निःशुल्क वितरित पीड़िता को की जाएगी। धारा 29 महिला सेशन न्यायालय की भी सहायता ले सकती है। महिला सेशन न्यायालय में भी जा सकती है अगर उसके न्याय ना मिलता हो तो। और अगर घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियमों का उल्लंघन होता है तो आईपीसी की धारा 354
क्योंकि निर्भया हत्याकांड के बाद जिग्नेश कुमार याचिका के बाद में धारा 354 के अंदर कुछ उपधाराएं जोड़ दी गई, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ बात कर रहे थे सेशन न्यायालय में जा सकती है, और धारा 33 के बारे में और बात करेंगे। धारा 33 घरेलू हिंसा संगीन यानी संज्ञेय अपराध है जो कि गैर जमानती है। क्या गुरु जी संगीन क्या होता है? मतलब ये होता है कि कुछ अपराधों को हम करते हैं तो हमें थाने से ही रिहाई मिल जाती है, और कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनके कारण हमको क्या है कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, और वहीं से फिर हमको ये जो कहते हैं कि कोर्ट से ही मतलब कि छूट मिलती है, कोर्ट के कारण ही हमें फ़ायदा मिलता है, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा संगीन या संग्रह अपराध है जो कि गैर जमानती है, कोर्ट ही हमें देता है आदेश और उसी के बाद में रिहाई मिलती है। फिर क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या है जो अंतरिम फैसला सुनाया जाता है, अगर उसका उल्लंघन कर दिया जाए तो 28,000 का जुर्माना व 1 साल की सज़ा होती है, और इन सभी नियमों का अगर उल्लंघन होता है तो फिर हम धारा 354 के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। उससे पहले मैं आपको राहत के आदेशों के बारे में और बता देता हूँ। ये हो गया। अब अपने राहत के आदेश पढ़ेंगे कि मजिस्ट्रेट को और संरक्षण अधिकारी को ये लगता है कि पीड़िता के साथ में एक घरेलू हिंसा घटी है और वो इस बात से सहमत हो जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़िता को राहत के आदेश जो दिए जाते हैं वो अलग है। जो हिंसा संरक्षण अधिनियम की धाराएं अलग है, मैं सिर्फ राहत के आदेश की धाराएं बता रहा हूं। धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, और पढ़ते हैं यहाँ पर महिला को संरक्षण का आदेश, स्थायी निवास का आदेश, मौद्रिक सहायता का आदेश, क्षतिपूर्ति का नहीं, क्षतिपूर्ति नहीं होगा, बच्चों से है, बच्चों की अभिरक्षा, बच्चों की अभिरक्षा का आदेश, बच्चों की अभिरक्षा का आदेश। उसके बाद में धारा 22 क्षतिपूर्ति का आदेश, और उसके बाद में अपने पढ़ते हैं मजिस्ट्रेट के अंतरिम आदेश की अवहेलना करने पर 1 साल कैद व 28,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों, ये होता है अंतरिम आदेश। तो ये नोट लगा के लिख लेना। तो ये तो जो थे वो सिर्फ राहत के आदेश हैं, इसमें महिला को संरक्षण का आदेश दिया जाता है
और उसके बाद में स्थायी निवास, फिर बच्चों की अभिरक्षा यानी बच्चों की अभिरक्षा का आदेश, फिर क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाता है। इसके बाद में क्या है, जिग्नेश कुमार की जनहित याचिका के ऊपर निर्भया हत्याकांड के बाद धारा 354 में संशोधन किया गया और उसमें कुछ धाराएं जोड़ दी गई, उनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहां तक बात हो जाती है। अब अपने पढ़ते हैं धारा 354 के बारे में। अब पढ़ेंगे धारा 354 के बारे में। के बारे में पढ़ेंगे। इसमें करेंगे महिलाओं के विरुद्ध जो यौन अपराध हो रहे थे। ठीक है, तो बात करते हैं भारतीय मार्कर किन दूसरों भारतीय दंड संहिता 1860। जैसे प्रश्न आता है विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर क्या होगा भाई, मैकाले। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, मैकाले। ये कब लागू हुआ, प्रभावी कब हुआ, लागू तो 1860 में है आईपीसी, प्रभावी 1 जनवरी 1862 में। किसके प्रयासों से, मैकाले के प्रयासों से। ये शुरू में भी बता दिया था। भारतीय दंड संहिता का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इंडियन पेनल कोड। इसकी एक धारा थी, यानी घरेलू हिंसा का अगर उल्लंघन होता है तो हम कौन सी धारा का सहयोग ले सकते हैं, धारा 354। तो हुआ क्या, जिग्नेश कुमार की जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लेते हुए 354 में 4 नई धाराएं जोड़ दी, जो 5 भागों में है। कैसे, तो एक तो होगी 354, उसके अलावा जो 5 भाग कैसे हो जाएंगे, 354A यानी यौन संबंध बनाने की मांग या प्रयास या अश्लील साहित्य दिखाना, यौन जो आकृति है शरीर है उसके ऊपर टिप्पणी करना ए के अंदर। 354B बिना कपड़ों के महिला को करना, निवस्त्र करना। 354C से याद करो, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। 354D दिलवाली कहाँ जा रही है, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। उसका पीछा करना, उसको दिल दे देना, उसको इंटरनेट पर मैसेज करना, उसे परेशान करना, उसको साथ संबंध स्थापित करने के लिए उसका पीछा करना, घर का पता करना, फेसबुक पर परेशान करना। तो ये कितनी धाराएं होगी, ठीक है, 5 धाराएं हो गई। ये कब हुआ, ये निर्भया हत्याकांड के बाद, निर्भया हत्याकांड के बाद। धारा 354 के तहत उम्र कैद व फांसी की सजा का प्रावधान भी है। उम्र कैद व फांसी की सजा का प्रावधान भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए कि जिग्नेश कुमार की जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया और धारा 354, और ये क्यों हुआ, ये सब कुछ भारतीय दंड संहिता की इस धारा के कारण, यानी भारत में यौन अपराधों व हमलों को रोकने के लिए भारत में हो रहे यौन अपराधों में उनको रोकने के लिए निर्भया केस के बाद में। ठीक है, अब बात करेंगे धारा 354 के बारे में। धारा 354 के बारे में ही बात करेंगे। धारा 354 के अंदर क्या होगा, किसी महिला की लज्जा भंग करना। धारा 354 किसी
महिला की लज्जा भंग करना या लैंगिक अपराध करना। इसमें क्या है, न्यूनतम सज़ा 1 साल, अधिकतम 5 साल। कितनी है भाई, 5 साल। अब धारा 354A के बारे में जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है, धारा 354A, धारा 354A किससे संबंधित है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है धारा 354A, जिसमें अवांछनीय यौन संपर्क, धारा 354A किससे संबंधित है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसमें जैसे कुछ पॉइंट है, अवांछनीय यौन संपर्क बनाने का प्रयास करना, यौन संबंध बनाने की मांग करना। 3 में है अश्लील साहित्य सामग्री दिखाना, अश्लील साहित्य सामग्री दिखाना या भेजना, अश्लील साहित्य सामग्री दिखाना या भेजना। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में इसमें अलग अलग प्रावधान है। एक और आ जाता है भाई, अगर ये 3 बात आती है तो इनमें तो हो जाती है, जो सज़ा का जो प्रावधान दिया गया है वो अलग अलग है कि कितनी सज़ा होती है। 3 में, इसमें तो 3 साल की सज़ा। और चौथी जो बात है, यौन आकृति या आकार या शरीर की बनावट पर टिप्पणी करना, सज़ा 1 साल। फिर अपने पढ़ रहे थे धारा 354B के अंदर क्या होता है, किसी महिला को निवस्त्र करना, किसी महिला को निवस्त्र करना। और इसके बाद में कौन सी आएगी, धारा 354C। निवस्त्र करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी महिला को निवस्त्र करते हैं तो न्यूनतम जो सज़ा है वो 3 साल, और 354 में 3 4 7 3। अधिकतम जो सज़ा है वो 7 साल अथवा जुर्माना भी है, जो कि तय किया जाता है, निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, टेक्निकल टीम मार्क कर देना भाई। हाँ, 3 साल जुर्माना दोनों होता है, बिल्कुल लिख लेना आप। ठीक है, और उसके बाद में अपने ये करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि अगली जो धारा पढ़ेंगे, धारा 354C। धारा 354C की बात करते हैं तो यहाँ बात करेंगे
किसी महिला को छिपकर देखना, या हम इसको बोल सकते हैं ताक झांक करना, फोटो को बिना अनुमति के रखना या सार्वजनिक करना। तो इसके अंदर जो सज़ा है वो न्यूनतम 1 साल व अधिकतम 3 साल। लेकिन इसी धारा के अंदर अगर वो यही चीज़ वापस पुनरावृत्ति करता है, एक बार सज़ा काट ली उसने फिर पुनरावृत्ति करता है, तो न्यूनतम 3 साल व अधिकतम 7 साल। तो ये कब हो जाता है? जब वो ऐसी घटना पुनरावृत्ति करता है। तो इसको नोट कीजिए, फिर लास्ट धारा पढ़ते हैं 354D। ठीक है, किसी महिला को बार बार वगैरह देखना, ये इसी में आ जाता है। तो 354D पढ़े, नोट कर लिया होगा। 354D, धारा 354D के अंदर क्या हो जाता है? किसी महिला से संपर्क बनाने का प्रयास करना, और धारा 354D किसी महिला से संपर्क बनाने का प्रयास करना, किसी महिला से संपर्क बनाने का प्रयास करना, इंटरनेट पर मैसेज भेजना, फ़ोन इत्यादि से परेशान करना, तो इसके अंदर क्या होता है? सज़ा 3 साल व जुर्माना अथवा दोनों। और यही चीज़ अगर वो पुनरावृत्ति करता है तो सज़ा 5 साल व जुर्माना अथवा दोनों। तो दोस्तों ये थी हमारी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, इसके अंतर्गत सारी बातें आ गई है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ तक पढ़ी है। तो घरेलू हिंसा के अंदर जो बातें की है, इसके अंदर जो भी सज़ा का प्रावधान होता है अगर किसी व्यक्ति को, तो वो उसका जिम्मेदार खुद ही होता है। अगर कोई सरकारी मिशन पर तैनात कोई पुलिस या कोई जासूस, वो किसी व्यक्ति की निगरानी कर सकता है। जैसा धारा 354D में एक चीज़ ये भी आती है, किसी की निगरानी करना, किसी महिला की मतलब कि निगरानी करना या उसके मना करने पर व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देना। महिला की निगरानी करना या मना करने पर भी व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देना। कोई संरक्षण अधिकारी अगर पीड़ित महिला के साथ अगर कोई गलत कृत्य करता है या सेवा प्रदाता, तो उन सभी के लिए सज़ा का प्रावधान है। इस प्रकार ये जो सारी बातें थी इनको आप आराम से नोट कर लेना। ठीक है, नाबालिग बच्ची को अगर कैद रखते हैं तो 10 साल की सज़ा होती है, ये चीज़ें भी इसके अंदर है। तो सारी ये जानकारी थी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की, जो मुख्य धाराएँ थी इनको आप नोट कर लेना, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लगातार मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।